चलो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेपर एंड वेपर प्रेशर का, वाष्प और वाष्प दाब का। तो भाई इनके बारे में कहानी जानने से पहले तो सबसे पहले तो अपना जो पूरा टॉपिक है तो चलेगा वो वेपर प्रेशर का है, ठीक है ना। पर उसके पास पहुंचने से पहले पहले वेपर कौन है ये तो जानना जरूरी है ना। तो बताओ भाई, वेपर कौन है? हु इज वेपर? तुम बताओ। हाँ, जो जानते हो बता डालो, फिर उसमें से जो सही होगा मैं छाँट छाँट के इधर लिख दूंगा। बोलो। लिक्विड को जब बॉईल करते हैं, एक शब्द मेरे को मिल गया, हालांकि ये ध्यान नहीं था। चलो, अभी सब पूछेंगे। है, ये तो वेपराइज कर दो उसको। हाँ, चलो आगे बोलो। एक पॉइंट पकड़ में आ गया, ठीक है। क्या बोले कि लिक्विड को जब क्या करते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो तुम वेपर नहीं बताए हो, वेपर कैसे बनता है वो बता रहे हो। हाँ चलो तुम बताओ, वेपर किसे कहते हैं? क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। मैंने पूछा वेपर किसे कहते हैं, ये पूछा है। चलो बोलो। हाँ, वेपर गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ तो आंसर आ रहा है। वेपर गैस के फॉर्म में होता है। चलो दो लोग बताया, एक ने बताया जब बॉईल करते हैं तो गैस फॉर्म में चला जाता है तो उसको वेपर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये नहीं बताए हो, प्रोसेस बता रहे हो कि बॉईल करते हैं तो गैस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वेपर कौन, गैस फॉर्म में होता है। और कौन बता रहा है कुछ? इसमें तो ये लिखा है कि कोई भी जो लिक्विड है वो कंटेनर में अगर रखा हुआ है और फिर वो धीरे धीरे, वो तो प्रक्रिया है वेपराइजेशन। वेपर क्या है? चल चलो अब मैं बताता हूँ। वेपर जो है ये मैटर का, किसी भी पदार्थ का एक क्या है, फिजिकल स्टेट है, अवस्था है। क्या है? स्टेट, फिजिकल स्टेट, अवस्था, ठीक है ना। वेपर जो है ये मैटर यानी पदार्थ का क्या है, एक फिजिकल स्टेट है, यानी कि भौतिक अवस्था। मैटर की वो पढ़े थे ना, ये टाइप, टाइप पढ़े थे ना मैटर के। दो तरीके के पढ़े थे, एक केमिकल क्लासिफिकेशन और एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक भौतिक वर्गीकरण किए थे और एक रासायनिक वर्गीकरण। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें क्या पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो वेपर जो है वो एक फिजिकल स्टेट है, और कौन सा स्टेट होता है, गैस स्टेट। ये जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे गैस फॉर्म में चला जाता है, तो लोग ये बता रहे हैं कि वो गैस फॉर्म में चला जाता है क्या, वो बता ही नहीं रहे हो। इसी को बोल रहे हैं, ये जो गैस स्टेट है, समझ गए। यानी कि ये क्या है, वेपर क्या है, एक प्रकार का फिजिकल स्टेट है। और इस स्टेट में जो मैटर होता है वो किस तरीके का होता है, गैस फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, चलो चलो। वेपर क्लियर हो गया ना, कि वेपर जो होता है वो होता क्या है। तो ये वेपर जो होता है किसी भी मैटर का क्या है, एक फिजिकल स्टेट है, ठीक है ना, भौतिक अवस्था है, जिसमें मैटर जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। अब जरा थोड़ा सा बताओ कि गैस फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता दो, गैस और इसके फॉर्म में। इसके पार्टिकल्स दो दो की डेंसिटी कम होती है, और इसके बीच वाला इंटरेक्शन फोर्स, मतलब अगर ये बोला जाए कि वेपर गैस फॉर्म में जो पाया जाता है तो अपन उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को आप देख के उसको बोलोगे कि हाँ ये मैटर अभी अपने कौन सी अवस्था में, वेपर यानी गैस स्टेट में है। तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। दूर दूर होने के कारण इनकी डेंसिटी क्या होती है, यानी कि घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स कम होता है। इंटरेक्शन फोर्स, इंटरएक्शन फोर्स मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, गैस के जैसे ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरएक्शन फोर्स, आकर्षण बल, ठीक है ना। ये क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। और बताओ, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसको कहानी अभी हटाओ, और बताओ। एनर्जी के बेस पे इसकी सबसे ज़्यादा होती है। एनर्जी क्या होती है, गैस स्टेट में जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। एनर्जी यानी उनके पास ऊर्जा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। ये गैस के पार्टिकल हैं, मतलब ये गैस की क्या है, प्रॉपर्टी है। यही आपको वेपर में भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वेपर किसको बोलते हैं, ये वह फिजिकल स्टेट है किसी भी मैटर का जिसमें जो गैस मतलब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी कम होती है, इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है, काफ़ी कम, और इनकी एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब वो गैस स्टेट में, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे अपन ये नॉर्मल, ये पानी है, खोल देता हूँ, खुल जाओ। ये कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है,
क्या ये वेपराइज हो रहा है अभी? बस यही कारण बताना है, वाई। क्या क्या कारण हैं? जैसे अपन ये एक कंटेनर ले रहा हूँ, अब वो सारी प्रॉपर्टी उधर ही से सारा कॉन्सेप्ट लगाना, जो उधर कॉन्सेप्ट जो आप अभी अभी जो वेपर या गैस की जो प्रॉपर्टी बताए हो, वहीं से इसका सारा कॉन्सेप्ट इसको एनालाइज करके बताओ कि अभी इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जो है वो गैस फॉर्म में अभी नहीं है। अभी मैं वेपर नहीं बोलूँगा, ठीक है ना? वेपर की जगह मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ? गैस फॉर्म, ठीक है, क्लियर? तो ये बताओ कि ये जो है ये अभी गैस फॉर्म में नहीं जा रहा, इसके क्या क्या कारण? हाँ, यही तो उल्टा उल्टा के फेंक दी रहे हैं ना। हाँ, देखो क्या बोले इसमें, देखो अगर मान लो इसको गैस फॉर्म में जाना है, तो इनके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा रखना पड़ेगा ना, तब ना तो ये दूर दूर होंगे, क्योंकि वेपर जो होता है वो एक गैस गैस मतलब वो एक गैस स्टेट है। मैटर का कौन सा स्टेट है वो? गैस स्टेट है, गैसीय अवस्था है। तो गैसीय अवस्था में पार्टिकल को क्या होना पड़ेगा? दूर दूर रहना पड़ेगा। तो और दूसरा चीज़, पार्टिकल दूर दूर कब आएंगे? जब उनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या हो? कम हो। इंटरेक्शन फोर्स यानी उनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या हो? कम हो। तो यानी कि इसका कारण ये है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स मान लो इसके अंदर जो हैं इस लिक्विड में, ये तभी देखो यहाँ पे इसमें जो ये अंदर वाला, जैसे ये वाला जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे अपन दो पार्ट बना रहे हैं। एक ऊपर ये जो दिख रहा है ये सरफेस बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं? सरफेस, ठीक है ना, ये सतह है, ऊपर वाला हिस्सा। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसको क्या बोला जाता है? बल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बल्क, स्थूल। ये अंदर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? बल्क बोला जाता है। ये बस होता है, ये लो हो गया बल्क, ठीक है ना? अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं। और ये जो ऊपर यहाँ पे जो दिख रहा है लेयर, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ पहले कि ये जो बल्क वाला पार्टिकल है, अंदर वाला जो है, ये पार्टिकल चारों तरफ से क्या है? अपने चारों तरफ के पार्टिकल से क्या है? घिरा हुआ है। तो इस पे अपने चारों तरफ के पार्टिकल हैं, उन सभी का इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सब पर मतलब जो इंटरएक्शन फोर्स लगेगा चारों तरफ से बराबर लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना? इस वाले में बताओ, ये जो सरफेस पे है, ऊपर तो पार्टिकल है ही नहीं। मतलब जैसे यहाँ का कोई एक सरफेस में पकड़ लेता हूँ और सरफेस का एक पार्टिकल पकड़ लेता हूँ, तो इसमें यहाँ से इसके चारों तरफ इधर जो है इतने इनका इनका बस लगेगा, बाकी इसके ऊपर है ही नहीं। मतलब यहाँ अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। और इसको चारों तरफ से क्या करके रखे हुए? चारों तरफ के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इस पर इंटरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने दो पार्टिकल बनाए हैं, एक बल्क, जो बल्क वाले जगह पे जो है तो उसको बल्क पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क पार्टिकल, स्थूल कण। क्या बोलते हैं? स्थूल कण। और जो सरफेस पे है तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस पार्टिकल, यानी कि सतह के कण, ठीक है ना? तो अब ये बताओ कि जब इसमें से लिक्विड के पार्टिकल क्या होंगे? वेपराइज होंगे। वेपराइज यानी गैस फॉर्म में जब जाएंगे, तो कौन सा वाला पार्टिकल गैस फॉर्म में जाएगा? सरफेस का ही जाएगा ना, अंदर वाला तो जाएगा नहीं। पहले कहाँ के पार्टिकल जाएंगे? सरफेस वाले जाएंगे। यानी कि जो वेपर का जो वेपराइज हो रहा पार्टिकल, यानी जो लिक्विड जो वेपराइज होगा, तो उसके कौन से वाले पार्टिकल पहले बाहर निकलेंगे? ये सरफेस वाले, क्लियर, ठीक है ना? समझना इसको, ये सरफेस के पार्टिकल जो हैं ये पहले क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, ठीक। तो यानी कि जो वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें सरफेस वाले पार्टिकल ही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इस सरफेस वाले पार्टिकल की सारी प्रॉपर्टी अगर अपन देखें इधर साइड से, तो ये मान लो अभी वेपराइज नहीं हो पा रहा है, मतलब ये अभी गैस फॉर्म में नहीं जा पा रहा। तो इसका कारण क्या है कि जो ये सरफेस वाला पार्टिकल है, इस पे फोर्स जो है वो क्या है? अभी इंटरेक्शन फोर्स जो है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अपना सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा है। इस वाले का तो अभी रोल है नहीं, ठीक है ना? क्लियर, सरफेस वाले ही जाएंगे। और कोई कारण बताओ कि ये बाहर क्यों नहीं जा पा रहा है? और कोई इसके अलावा, उधर जो देख रहे हो उसके अलावा? ये सारी तो गैस की प्रॉपर्टी होगी कि पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो ये तो जब बाहर जाएगा तब की कहानी होगी, पार्टिकल दूर होगा। अभी ज़्यादा पास पास होने के कारण इनका इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो एक कारण अभी यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इसका इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये बाहर नहीं जा पा रहा। और कोई कारण बताओ कि ये बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? एनर्जी कम है। अच्छा ये बताओ, इस सरफेस वाले में, सरफेस के जो पार्टिकल है और जो बल्क वाला पार्टिकल, इन दोनों में किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? सरफेस और बल्क वाले पार्टिकल में किसके पास एनर्जी ज़्यादा है? शायद बल्क वाले में ज़्यादा हो, शायद।
कारण बताना है साथ में, जो भी बताना है उसका कारण बताओ कि क्यों बल्क वाले पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी है या सरफेस वाले पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी है। एनर्जी का अट्रैक्शन फोर्स में कनेक्शन के अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, टेम्परेचर टेम्परेचर कुछ नहीं बढ़ा रहा हूँ क्यों? टेम्परेचर वाली कहानी अभी मैं कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि सरफेस वाले और ये बल्क वाले में किसकी एनर्जी ज़्यादा है। कौन फ्री है? कौन फ्री है? सरफेस वाला। कैसे? कम लग रहे हैं, मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये चारों तरफ से नहीं घिरा, मतलब इसमें अनबैलेंस फोर्स है। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है? अनबैलेंस है। देखो इसके पास है ना सरफेस, जो एनर्जी होगी वो किसके पास होगी? सबसे ज़्यादा किस वाले पे होगी? सरफेस वाले पे होगी, ठीक है ना। एनर्जी किसके कंपैरिजन में? बल्क वाले कंपैरिजन में। इसका कारण ये है कि सरफेस जो है वो सबसे ऊपर है, अब बल्क यानी अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं। ये बताओ यहाँ नीचे से ऊपर पार्टिकल अगर आया होगा, खुद ही सोचो, जो सरफेस पे है तो वो जैसे पार्टिकल होगा, तो जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो हमेशा यहीं पर रहता है। नीचे वाले पार्टिकल जो भी हैं वो वही तो क्या होते हैं, यहाँ ऊपर सरफेस पे आते हैं। तो ये बताओ कि अगर नीचे का पार्टिकल सरफेस से यहाँ पे सरफेस पे आया होगा तो एनर्जी लेके ना आया होगा। जो नीचे है मतलब उसकी एनर्जी अभी क्या है? कम है। ऊपर ये जो ऊपर आ रहा है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तभी वो ऊपर है। अगर वो नीचे होता तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी लेवल क्या है? कम है, और ऊपर तभी ना आ पाएंगे। मूव यहाँ से ऊपर जब मूव किया होगा, ये जो सरफेस के पार्टिकल है वो कहाँ से आए होंगे? नीचे से ही आए होंगे। या एवरी टाइम जो सरफेस वाले होते हैं वो नीचे से ही क्या होते हैं? ऊपर आते हैं। तो जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है ना वही क्या होते हैं? ऊपर आते हैं, ठीक है। और जिनकी एनर्जी कम होती है वो कहाँ चले जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है उनमें मोशन ज़्यादा होता है, उसकी गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जो सरफेस पे है वो सीधी सी बात है कि इसकी गति क्या हुई होगी? ऊपर, नीचे से वो ऊपर आए होंगे। सरफेस वाले जो पार्टिकल वो कहाँ से आए हैं? नीचे से ही आए हैं ना। अब ऊपर आ रहा है मतलब उसके पास एनर्जी आ गई है, अब वो उस एनर्जी को लेके मोशन में ऊपर आया है। इसका मतलब जो सरफेस वाले होते हैं इनके पास ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये इनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, उसी वजह से ये क्या है? ऊपर आए। क्लियर हो गया? ठीक है ना। यानी इनमें से एनर्जी किसके पास ज़्यादा है? इसीलिए पहले सरफेस वाले पार्टिकल क्या होते हैं? बाहर जाते हैं वेपराइजेशन में। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी इनके पास एनर्जी इससे ज़्यादा होने के कारण बावजूद भी ये अभी मान लो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या कारण है, और क्या कारण है इसके बाहर ना जाने का? एक तो बाहर जाने का क्या बोला कि अगर बाहर जाना है तो एनर्जी क्या हो? उनके पास ज़्यादा होनी चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इंटरएक्शन फोर्स क्या होना चाहिए? तो वो सरफेस वाले पार्टिकल के पास इंटरएक्शन फोर्स कम है अंदर वाले के कंपेरिजन में, क्योंकि अंदर वाले को पे चारों तरफ से जो पार्टिकल है वो घेर के रखे हैं, वो सब बल लगा रहे हैं अपनी तरफ। और इस वाले की अगर बात करूँ सरफेस पे, तो सरफेस के ऊपर पार्टिकल है ही नहीं लिक्विड के, नीचे बस है। तो इससे तो कम ही इस पर इंटरएक्शन फोर्स लग रहा है। तो मतलब पहला कारण ये होना चाहिए वेपराइज होने का, यानी गैस फॉर्म में जाने का, कि उनका इंटरएक्शन फोर्स क्या हो? कम हो। तो इन दोनों पार्टिकल में से इंटरएक्शन फोर्स किस पे कम लग रहा है? सरफेस वाले पे, ठीक है ना। और दूसरा कारण क्या होना चाहिए? एनर्जी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों के केस में देखा जाए तो जो ऊपर है ना उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वो ऊपर तभी आया होगा जब वो नीचे से एनर्जी क्या किया होगा? लिया होगा, तभी वो गति करके ऊपर आया है। तो ये दोनों इसके पास है, ये दोनों प्रॉपर्टी इसके पास है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अभी भी वेपराइज नहीं हुआ, मतलब ये अभी भी गैस फॉर्म में नहीं जा पा रहा। तो अब क्या कारण है इसके गैस फॉर्म में ना जा पाने का? ऐसा क्या अभी फैक्टर इस पे काम कर रहा है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा? मैंने बोला ये दोनों इस पे काम कर रहे हैं, सरफेस वाले पे दोनों ये काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाहर निकलेगा पार्टिकल वो पहले सरफेस वाला ही निकलेगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि अभी ये नहीं निकल पा रहा है, तो इसका मतलब अभी इसमें कोई तो ऐसा फैक्टर है जो इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है बाहर आने। वही ना पहले निकलता है, गैस फॉर्म में पहले कौन जाता है? सरफेस कहीं ना जाएगा, ऊपर जो सबसे ऊपर पार्टिकल, इसमें अगर मैं इसको ये बाहर, अगर ये इसके पार्टिकल बाहर निकलेंगे तो पहले कहाँ के पार्टिकल बाहर निकलेंगे? सरफेस पे जो है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी नहीं निकल पा रहा है, ये नहीं निकल पा रहा है ना अभी, जबकि सरफेस वाले पे लगने वाला इंटरएक्शन फोर्स सबसे कम है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। और दूसरा उसकी एनर्जी क्या है? बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये अभी भी अपने सरफेस को ये पार्टिकल छोड़ के बाहर नहीं जा पा रहा है। इसका क्या कारण है? अभी इस पे कौन सा ऐसा फैक्टर काम कर रहा है जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा है? वो तो मैंने बोला टेम्परेचर जब अपन बढ़ाएंगे, हाँ चलो ठीक है, टेम्परेचर कम है इसका, अभी मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना भी नहीं है। और बोलो, और कौन सा ऐसा काम है, मतलब और ऐसा कौन सा फैक्टर इस पे काम कर रहा है जिसकी वजह से ये नहीं जा पा रहा? हाँ ये सही है, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?
सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लगेगा। लेकिन टेम्परेचर में भी एक कंडीशन है कि वो किसी भी टेम्परेचर पर बाहर नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो नहीं 100 से भी कम में चला जाता है जब वो तो बॉइलिंग पॉइंट है। अभी आगे एक क्वेश्चन है अपने पास, पिटारा भरा हुआ है, टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूजन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें। पहले ये बताओ कि अच्छा ये बताओ, इसको बाहर निकालना है तो इसके बाहर निकलने का इसका डायरेक्शन किधर साइड होगा? तो इसका मतलब इसको रोकने वाला कोई इसके अपोजिट फैक्टर काम कर रहा होगा। क्या 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 लग रहा है? गैस का पार्टिकल का। हमने एक हिंट आ दिया है तुमको कि ये सरफेस वाला जो पार्टिकल है ये बाहर जाएगा, तो इसको बाहर जाने मतलब कि इसका बाहर जाने का मतलब डायरेक्शन ऐसे जाएगा ना। तो अगर नहीं जा पा रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई तो फैक्टर है जो इसको ऊपर से क्या कर रहा है, इसको बाहर जाने आने से रोक रहा है। अब थ्रस्ट फोर्स इधर से लगता है। अरे यार तो फिर क्या है? प्रेशर। अब सही पकड़े हो भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है, ऊपर से लग रहा है 1 एटीएम का प्रेशर जो लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, वो है मेन यहाँ पे। उसकी वजह से ये नहीं निकल पा रही है। सारे फैक्टर इसके पास आ चुके हैं, ठीक है ना। अब जो लास्ट बचा हुआ है वो है प्रेशर, ठीक है। तो ये पार्टिकल ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वजह से ये, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लिख रहा हूँ, जो वायुमंडलीय दाब है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब अगर इसको बाहर निकलना होगा तो क्या चीज़ करना पड़ेगा कि जिससे ये बाहर निकल जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए? कम हो। उसको कम करो तभी ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, छोड़ के बाहर। बाकी ये प्रॉपर्टी अगर तुम इनके पास कितना भी रख दो, समझना इस पॉइंट को। बाहर कौन से निकलेंगे? सरफेस वाले, ठीक है ना। और बाहर निकलने के लिए, गैस फॉर्म में जाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि इंटरएक्शन फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अंतर आणविक बल जो है, आकर्षण बल जो है पार्टिकल्स के बीच का, वो कम हो। और दूसरा, उनके पास एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। ये फैक्टर का तो गैस फॉर्म में जाने के लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। तो सरफेस वाले के पास तो ये दोनों फैक्टर हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब इस पे जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोक रहा है, अभी उस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है क्या? वेपर में जाने, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। समझ गए? केवल इतना ही बस नहीं है, प्रेशर भी यहाँ पे रोल करेगा। तो ये प्रेशर जो है इसका, अभी जो इसके ऊपर, इसके सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से ये पार्टिकल जो है वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आया क्लियर? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है इसकी वजह से नहीं निकल पा रहे। तो यानी कि अगर अब मुझे इस सरफेस के पार्टिकल को बाहर निकालना है, सरफेस को छोड़ के, तो मुझे किसी भी तरह करके इसका जो, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या करना होगा? कम करना होगा। बात समझ में आई? तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो जैसे ही अंदर वाले पार्टिकल का प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अब इसका प्रेशर ज़्यादा है, अभी तो इसके पास जो ऊपर वाला प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा पड़ रहा है इसमें। लेकिन अगर तुम कोई ऐसा फैक्टर अप्लाई करते हो जिसकी वजह से इस अंदर वाले ये जो पार्टिकल हैं कि ये क्या करें, इस लिक्विड के सरफेस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या करने लग जाए, लगाने लग जाए, तो इसका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो ये बाहर निकलना चालू कर देंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या समझा रहा था वो समझ में आया? मेन ये जो ये बैठा हुआ है ना, ये इसको समझाने के चक्कर में, ये केवल ये कंडीशन बस जरूरी नहीं है, ये भी कंडीशन, यहाँ पे ये फैक्टर भी अप्लाई होगा कि इसके सरफेस पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उसके द्वारा सरफेस पर जो पार्टिकल प्रेशर लगा रहा है, मतलब यहाँ अंदर से, इधर साइड से। तो जब ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर वाला प्रेशर कम पड़ जाएगा, तब ये वाले पार्टिकल जो है वो छोड़ के क्या हो जाएंगे? बाहर जा सकते। तब इसका मतलब बोलेंगे कि अब ये क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है। समझ में आया? कोई डाउट? चलो ये तो क्लियर कि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं अगर उनको वेपर फॉर्म में ले जाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरेक्शन फोर्स कम होना चाहिए और एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। और सब जो सरफेस पे होते हैं इनके पास ये दोनों प्रॉपर्टी है। मतलब अगर बाहर वेपर फॉर्म में अगर जो कोई भी पार्टिकल इसमें अगर जाने जाएगा तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? सरफेस वाला, ठीक है ना, क्योंकि बल्क वाले के पास एनर्जी क्या है? कम है, और इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा है, उसको चारों तरफ से पार्टिकल घेर के रखते हैं। और सरफेस वाले के पास एनर्जी ज़्यादा है और इंटरेक्शन फोर्स कम है, इसलिए पहले यहीं के जाएंगे। लेकिन अगर अभी भी ये बाहर नहीं जा पा रही है दोनों प्रॉपर्टी होने के कारण, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से ये बाहर जो है सरफेस को छोड़ के नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये इसको बाहर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कैसे होगा? जब ये अंदर वाले जो पार्टिकल है ये जब यहाँ से जाके सरफेस पर फोर्स क्या करने लग जाए? ज़्यादा लगाने लगेंगे। मतलब इनका टक्कर जो है सरफेस, बल्क वाले जो पार्टिकल है इनका सरफेस पे टक्कर क्या हो जाएगा? जब बढ़ जाएगा, ज़्यादा होगा। अब वो क्या फैक्टर अप्लाई करके तुम इसका फोर्स बढ़ाते हो तुम्हारे ऊपर है,
कि कौन कौन से फैक्टर के कारण अपन इसका फोर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। बस ये है कि इसका फोर्स, जब इसका फोर्स यहाँ पे इसके सरफेस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर लगने वाले प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएंगे, सरफेस के पार्टिकल छोड़ के इसको क्या होने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे, ठीक है, क्लियर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को क्या करना होगा, कम करना होगा। चलो अभी एक क्वेश्चन और है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, फिर भी ये नहीं जा पा रहा है, अब बताओ क्या कारण है, काहे की डेंसिटी, ये सब है इसके पास, एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा है, और जो इंटरेक्शन फोर्स सरफेस वाले है उस पर तो कम रहता ही है, सरफेस की बात कर रहा हूँ ना, पहले कौन जाएगा, सरफेस वाला, तो सरफेस वाले के पास ये दोनों प्रॉपर्टी है, अंदर वाले के हिसाब से, बल्क वाले के हिसाब से। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले का प्रेशर कम भी हो गया है, ऊपर वाले का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम भी हो गया, लेकिन फिर भी ये नहीं जा पा रहा, तो अब इसका कारण बताओ क्या होगा, कि क्यों नहीं जा पा रहा है। बार बार बोल रहा हूँ कि पहले कौन निकलेगा, सरफेस वाला, और सरफेस के वाले के पास ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, मतलब एनर्जी भी ज़्यादा है बल्क वाले से, और उस पर लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स भी बल्क वाले से क्या है, कम है, ठीक है ना। अब मैंने अब जो तीसरा फैक्टर जो इसको रोक के रखा हुआ था वो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या कर दिया हूँ, कम कर दिया हूँ, हम कुछ नहीं दे रहे हैं इसको, वो तो फिर आगे की कहानी है कि अपन इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर अपन, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि अपन इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी ये बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है। वो तो तुम बाहर निकालने के लिए फिर वो टेम्परेचर अप्लाई कर आ रहे हो, तो मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी आप टेम्परेचर दे के बढ़ा आ रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो फिर भी अभी कौन सी चीज़ ऐसी है जो इसको रोक के रखा हुआ है। बल्कि के पार्टिकल और सरफेस के पार्टिकल क्या टक्कर नहीं हो रही है, तो टक्कर करवाने के लिए टेम्परेचर बढ़वा दे। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ये अपने पास मान लो क्या है, एक कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड है भरा हुआ है, अभी इसमें अपन और लिक्विड भर रहे हैं, और ये लिक्विड पूरा यहाँ तक भर गया, अब बताओ इसमें कितना लिक्विड दे सकते हो और काहे, क्योंकि उसके भर गया ना पूरा ना। तो अगर इसके पार्टिकल, अब ये तो सुने होंगे कि जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर होता है, अपना जो वातावरण है इसमें एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, यानी जो पानी होते हैं उनके पार्टिकल अपने इसमें पे भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, ठीक है ना, पानी के। तो ये इसका बाहर ना निकाल पाने का एक कारण और है कि अगर मान लो एटमॉस्फेयर में, जो अपना एटमॉस्फेयर, इसके चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, अगर उस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, भाई इसके पार्टिकल गैस फॉर्म में अगर बाहर निकलेंगे तो बाहर जब जाएंगे तो जब जगह होगी उसके रहने के लिए तभी ना वो बाहर निकल पाएंगे, अगर वो जगह ही नहीं है उसको वहाँ रहने के लिए तो कैसे निकल पाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, यानी कि भैया इसको पार्टिकल जो यहाँ जो इस सरफेस को छोड़ के पार्टिकल जो बाहर जा रहा है, तो बाहर जो जा रहा है तो उसको बाहर रहने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, अगर उसके बाहर रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी तो वो जाएगा कैसे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग ह्यूमिडिटी से जानते हो, ह्यूमिडिटी सुने होंगे ना, आर्द्रता, तो ये किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर की जो मात्रा होती है, अमाउंट, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। देखते हो अक्सर ये जो बरसात का मौसम जो चलता है, ठंडी का मौसम जो चलता है, इसमें कपड़े वगैरह जो है बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं, अगर वहाँ पसीने नहीं सूखे, कपड़ा के बाद तुम अलग छोड़ दे, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो पसीना है जो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, अब वो बाहर गैस फॉर्म में तभी ना जा पाएगा जब एटमॉस्फेयर में जगह खाली होगी उसके जाने के लिए, लेकिन बरसात और ठंडी के समय पे इसमें एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर के वेपर आ जाते हैं, वाटर वेपर यानी पानी के पार्टिकल पहले से गैस फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसको बाहर निकलने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसलिए ये सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते हैं। समझ में, मतलब कि ह्यूमिडिटी की वजह से, बाकी सारे केस तो समझ गए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होने के कारण नहीं निकल पाता। दूसरा क्या है, अगर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होने पाई, ये ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि वातावरण में वाटर के जो पार्टिकल है, वाटर वेपर की मात्रा, अमाउंट है ना, जलवाष्प, वाटर वेपर यानी जलवाष्प, उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा होगी अगर, तो भी ये नहीं जा पाएगा सरफेस पर छोड़ के, क्योंकि बाहर अगर आ रहा है तो जगह खाली होनी चाहिए जहाँ जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मुझे पता करना है, बताने किसी को दिखाना है अगर प्रैक्टिकल करके कि हाँ ये देखो वाटर में, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर हैं, तो कैसे दिखाओगे, कैसे प्रैक्टिकल करके बताओगे। अब मुझे अभी अभी अगर तुरंत अगर मुझे दिखाना हो कि हाँ ये देखो कि यहाँ पे वाटर के वेपर हैं, तो कैसे दिखाओगे।
ऐसे दिखाओगे? ठंडा पानी पीते हो? फ्रिज से जब पानी निकालते हो तो देखते हो बाटल के बाहर एकदम पानी पानी हो जाता है, तरम से पानी पानी नहीं होता है वो जो एटमॉस्फेयर वाला पानी होता है ना, वो तो ये देखो, जैसे ये अभी मान लो अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है, ठीक है ना, तो इसके कनेक्शन में एयर है, अभी इसके संपर्क में है एयर। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर काफ़ी कम कर दूँ पानी का, जैसे फ्रिज से आप बाहर निकालोगे तो देखोगे जब भी गिलास विलास में जब पानी डालते या बॉटल जब फ्रिज से बाहर निकालते थोड़ी देर रखो तो बाहर बॉटल में क्या हो जाते हैं, पानी के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, तो क्या वो अंदर के पानी बाहर आए हैं कि बॉटल के छेंदा जो वहाँ से निकल निकल के आ गए हैं, कहाँ से आए हैं? एटमॉस्फेयर वाला जो है ना, तो एटमॉस्फेयर जो इसके संपर्क में है, एयर इसके संपर्क में जो है, तो जैसे ही वो इसके संपर्क में आता है पानी से तो पानी का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो जो उसके संपर्क में आएगा एयर उसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण लिक्विड क्या हो जाते हैं, लिक्विड के वो गैस के पार्टिकल पास पास हो जाके आके किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। वो जो लिक्विड फॉर्म में आया है वो कौन है, वाटर का वेपर ही ना है, जो एयर में था वो अपने वापस लिक्विड फॉर्म में आ गया है, किसके कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और जब ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे उनके बीच में एक भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब वो गैस फॉर्म में चला गया। अब उसी को पार्टिकल को वापस पास पास करो, तो जब वो ज़्यादा पास पास आ जाएंगे उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स काम करने लग जाएगा तो वो किसी वापस किसी स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन तो देख रहे हैं, मतलब एयर में वाटर के पार्टिकल ऑलरेडी पहले से हैं, लेकिन अगर एयर में वाटर के पार्टिकल की मात्रा और ज़्यादा अगर हो गया तो फिर ये सरफेस के पार्टिकल छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो उस चीज़ को आप किससे जानते हो, ह्यूमिडिटी से, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हुई, अगर एटमॉस्फेयर की आर्द्रता क्या हुई, अगर मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर हो सकता है, प्रेशर कम करने के कारण भी ये क्या है अपने सरफेस को छोड़ के ना जा पाए। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है, समझ में आया? चलो, तो कहानी समझ में आ गई पूरी की वेपर जो होगा यानी लिक्विड के पार्टिकल को वेपर में अगर ले जाने तो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है अपना कि अब ये तो क्लियर हो गया कि लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो जब क्या होने लग जाएं, मतलब अपने सरफेस को छोड़ के वो क्या होने एटमॉस्फेयर में जाने लग जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपर किसको कहते हैं, क्लियर हो गया? यानी कि वेपर जो होता है वो एक फिजिकल स्टेट होता है जिसमें मैटर जो होता है वो कौन सी स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है। अब किसी भी लिक्विड को अगर क्या करना है वेपर में यानी गैस फॉर्म में, जब वो जाता है अपने गैस फॉर्म में, यानी जब उस प्रोसेस जब वो हो रही होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। क्लियर हो गया कि वाष्पीकरण किसको बोलते हैं, लिक्विड के पार्टिकल जब अपने सरफेस को छोड़कर क्या होने लग जाएं, एटमॉस्फेयर में जाने लग जाते हैं, या ये बोलो कि लिक्विड जब अपने गैस स्टेट में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है, तो इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। और जो तुम लोग शुरू से बतावत रहे ना वो वेपर के बारे में बोल रहे थे, जबकि वो वेपर नहीं, वो क्या है, वेपराइजेशन। समझ गए कि जब वो वेपर में कन्वर्ट यानी गैस में कन्वर्ट होने लगता है तो बोल रहे थे कि उसको क्या बोलते हैं, वेपर, क्या बोलते हैं, वेपर। और जब वो वेपर नहीं, वो प्रोसेस है, लिक्विड से गैस में जाना क्या है, क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। समझ गए? तो सारे फैक्ट समझ गए कि जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो क्यों नहीं जा पा रहे थे एटमॉस्फेयर में, अपने सरफेस को छोड़ के क्यों नहीं जा पा रहे थे। तब जब ये समझ गए कि सारे फैक्ट की क्यों नहीं जा पा रहे थे, तो अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि वेपराइजेशन की प्रक्रिया को अगर अपने को करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, या ये पूछा जाए कि वेपराइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर बताओ, तो कैसे कैसे बता सकते हो। मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, वेपराइजेशन क्लियर हो गया ना, इसको बोलते हैं। अब अगला पॉइंट ये है अपना कि इसको प्रभावित करने वाले कारक बताना है, उस पर उससे इस प्रोसेस में क्या प्रभाव पड़ता है उन फैक्टर्स का, ठीक है ना। तो क्या लिख रहा हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग, यानी प्रभावित करने वाले कारक, इनकी बात करना है, ठीक है। तो चलो इसको मिटा रहा हूँ। चलो पहला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर। तो बताओ टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा घटाने बढ़ाने पे इसके वेपराइजेशन में, ऐसा क्यों, कारण भी बताना है। वेपराइजेशन की जो प्रक्रिया है, पहला टेम्परेचर के ऊपर बोल रहे ना, वेपराइजेशन की जो प्रक्रिया है क्या बोले कि टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो अब इसका कहानी समझाओ कि क्या है भाई। टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस के जो पार्टिकल्स उनको और एनर्जी मिलने के कारण वो बाहर की तरफ मूव होते हैं। यानी कि अगर क्या करते हैं अपन किसी भी क्या करते हैं, अगर मैटर का लिक्विड का टेम्परेचर क्या करते हैं, अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी भैया। अब इनके पास टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी।
और जैसे ही इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये जो अंदर के पार्टिकल हैं ये आएंगे सरफेस पर, क्या करेंगे, टक्कर इनकी ज़्यादा होगी सरफेस के पार्टिकल पे। तो जैसे ही टक्कर ज़्यादा होगी तो उस टक्कर के कारण इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर की ओर जो लग रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम पड़ जाने के कारण इनका जो वेपराइजेशन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो समझ में आया कि टेम्परेचर का होता क्या है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के जो पार्टिकल अंदर की ओर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके जो बल्क पार्टिकल हैं अंदर की ओर, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उनके पास गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण इनका स्पीड जो है, मतलब ऊपर की ओर ये ज़्यादा स्पीड से क्या होंगे, मूव करेंगे। ये एनर्जी अपन जैसे मान लो इसको अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर जैसे इसको गर्म करोगे तो इनको एनर्जी, ये जो पार्टिकल आपको यहाँ दिख रहे हैं इनको एनर्जी मिलेगी। अब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे ज़्यादा खतरनाक स्पीड से, ये ऊपर जाएंगे। और फिर ये ऊपर जाएंगे तो सरफेस वाले पार्टिकल में क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे। तो इनके टक्कर के कारण सरफेस पार्टिकल को भी क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। जब पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये नीचे वाले के पास एनर्जी मिल रही है गर्म करने पर, तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोशन, गतिज ऊर्जा। और ये जाएगा तो सरफेस के पार्टिकल पर क्या मारेगा, टक्कर। उस टक्कर के कारण सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये अपने सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ठीक है ना। और इनडायरेक्टली देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये सब कारण जो होगा वो इस पे आके रुकेगा, कि ऊपर की ओर लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसके कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो सारे फैक्ट अपन लिख लिए जो जो इससे होता है। समझ गए। ठीक है, तो टेम्परेचर का केस समझ में आ गया। अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। हाँ बोलो बोलो। जिस टेम्परेचर पर बॉइल मतलब गैस फॉर्म में जाना ना, लिक्विड से गैस फॉर्म में जाना। जिस टेम्परेचर पर किसी भी कोई भी लिक्विड जो होता है वो गैस फॉर्म में क्या होने लगता है, जाने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब वो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा वो सारे केस लिख चुके हो ना, यानी कि पहले तो ये नहीं जा पा रहा था, तो मतलब इसका मतलब ऊपर की ओर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसका जो डेफिनेशन बोला जाता है वो क्या बोला जाता है। हालांकि मेन तो ये है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होने लगते हैं, वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ, वेपर यानी वाष्प में क्या होने लगते हैं, बदलने लगते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। इसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। अभी बॉइलिंग पॉइंट का जो मेन डेफिनेशन बोला जाता है वो क्या, जैसे पढ़ लिया ना कि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसको रोक के रखा हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है, आपका ये जो इसका जो लिक्विड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, जब बराबर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने के वो जब उसके बराबर तक पहुंचता है तो वहीं से इसके पार्टिकल जो है वो जाना चालू कर देते हैं। उसके आगे बढ़ाओगे तो फिर तो भारी मात्रा में निकलना चालू कर देंगे। यानी कि जो बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट में वो ये बोला जाता है कि जिस टेम्परेचर पर, मतलब प्रोफेशनल क्या बोला जाता है इसका, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड के पार्टिकल का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में पूरे लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड के पार्टिकल का प्रेशर जो होता है वो क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। क्वेश्चन इससे होगा क्या, अगर बराबर हो जाएंगे तो दोनों का प्रेशर, अगर जैसे ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है और जो लिक्विड का प्रेशर है, ठीक है ना, नीचे के दो टाइप के प्रेशर लग रहे हैं ना, ये वाला कौन सा है, ये ऊपर से सरफेस पर लगने वाला प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा, ये लिक्विड का पार्टिकल जो, ठीक है ना। तो जब इसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलोगे, तब वो सरफेस को छोड़ के क्या होने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। ठीक है ना। प्रेशर जब क्या हो जाएगा, दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसे ही बराबर हो जाएगा तो ये क्या होने लग जाएंगे कि अपने सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लगेंगे। जिस टेम्परेचर पर ये बराबर हुआ है वहीं से ये प्रोसेस चालू हो गया वेपराइजेशन का, इसलिए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, ठीक है ना। बाकी टेम्परेचर से इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये पूरा पढ़ चुके हो। अब जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इसका टक्कर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होगा, इनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो इनके सरफेस के पार्टिकल पर इसका टक्कर क्या होगा, बढ़ेगा, और उसकी भी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। वो टक्कर बढ़ने के कारण इधर साइड से जो प्रेशर लग रहा है ऊपर की ओर सरफेस में, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बढ़ते बढ़ते जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये बराबर होगा तो ये क्या होने लगेंगे, पार्टिकल सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लगेंगे, यानी वेपराइजेशन की प्रक्रिया वहां से क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे अपन लोग इनडायरेक्टली केवल इतना बोलते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने, मतलब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर फॉर्म में क्या होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वो भी सही है, और उसका कारण भी अगर आप बता देते हो, जो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ऑफिनेशन मिलता है तो वो उसमें उसके कारण के साथ बताता है। तो कारण के हिसाब से अगर डेफिनेशन बनाओगे तो क्या बोलोगे, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और वो बराबर होने के कारण उसको क्यों बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे ही बराबर होता है तो लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल है वो इसको छोड़ के क्या होने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन। ठीक है। तब जरा ये बताओ, इसमें मेन क्वेश्चन ये था कि जिस जैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट का बोल रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, अब मेरा ये है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, बॉइलिंग बस बोल रहा हूँ। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबलना। अब वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण, दोनों में क्या अंतर है।
मेन क्वेश्चन ये है, ये तो पढ़ते आए हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं किसको है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो क्या होने लगते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या अंतर है। कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, ये डेफिनेशन जो है क्लियर ना, ठीक है। क्वेश्चन ये वेपराइजेशन और बॉइलिंग यानी कि उबलना, इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि वेपराइजेशन के मतलब वाष्प गैस में कन्वर्ट होना तो दोनों की प्रक्रिया में हो रहा है, वेपराइजेशन में भी यही बोला जाता है कि लिक्विड जो होते हैं वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब बॉइलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भी यही बोला जाता है लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। वेपराइजेशन में नहीं देते हैं। कुछ बताना चाहोगे बॉइलिंग में? हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का मेन काम वही है, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों में काम वही हो रहा है। वेपराइजेशन में भी यही बोला जाता है लिक्विड जो होता है वो गैस फॉर्म में जा रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट जब बताते हो तो उसमें बोलते हो ना कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसी टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी बॉइलिंग की प्रक्रिया में भी, उबलने की प्रक्रिया में भी यही हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, अलग अलग क्यों बोला जाता है? हाँ, और ये पूरा नहीं, पूरा जरूरी नहीं हो, कहीं से भी चालू हो जाता है तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लग गया तो वो वेपराइजेशन कहला जाएगा। जब तक सरफेस के पार्टिकल को मैक्सिमम एनर्जी नहीं मिल जाती, हाँ, तब तक उसे बॉइलिंग, जब उसे मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी रिमूव करेंगे तब उसे वेपराइजेशन। मैक्सिमम तो वो तो वेपराइजेशन में भी एनर्जी मिलेगी तभी तो वेपराइज होगा। मेरा मतलब सरफेस के पार्टिकल को जब तक मैक्सिमम एनर्जी नहीं मिल जाएगी तो वेपराइज नहीं होगा। अच्छा, तब तक पहले बॉइलिंग, सर बॉइलिंग की वेपराइजेशन से पहले ना बॉइलिंग वाली प्रोसेस होती है। बॉइलिंग वेपराइजेशन के पहले वाली, उल्टा बोल दियो, वेपराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग के पहले होता है। हाँ, मतलब वही सबसे बड़ा अंतर यही है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हर मैटर का फिक्स होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी कि जिस जिस मैटर का जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके पहले अगर वो वेपराइज हो गया, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो गया, मैं दोनों में गैस ही बोल रहा हूँ, अभी ये दोनों नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों की प्रक्रिया में क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन वाली जो घटना होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। बॉइलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है। अगर उसके पहले वो वेपराइज हो गया, मतलब उसके पहले अगर गैस में कन्वर्ट हो गया, उस टेम्परेचर में पहुंचने से पहले, बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो जैसे अपन इसको गर्म करेंगे तो मान लो जैसे पानी लिया, तो पानी कितने पे गैस में कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी जब आप इसको गर्म करना चालू करोगे तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ये क्या होने लग जाएगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने पर जब ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग हो रहा है, यानी वो उबल रहा है, समझ गए, उबल रहा, खौल रहा, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बॉइलिंग की प्रोसेस होगी। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने से पहले ही अगर ये गैस में कन्वर्ट हो गया, वो घटना वेपराइजेशन कहलाती है। समझ में आया, फील कराते हैं अभी अभी और होगा, अभी तो इसकी पूरी कहानी बची हुई है। ये समझ में, पहले दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, क्या बोला जा रहा है। हर हर मैटर का, हर पदार्थ का अपना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये एक फिक्स टेम्परेचर की घटना है और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। बस ये है कि बॉइलिंग में पहुंचने से पहले के टेम्परेचर में ये होगा। बॉइलिंग तक में अगर हो रहा है तो मतलब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वहां पहुंच के अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर तो उसको क्या बोलोगे, बॉइलिंग की प्रक्रिया बोलोगे, उबलने की प्रक्रिया बोलोगे। लेकिन अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहले के टेम्परेचर में अगर वो गैस में कन्वर्ट हो गया, ये बताओ, जो नॉर्मल अभी जैसे ये जो अपन की जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस चलती है, जो कपड़ा वपड़ा सुखाते हो तो जो टेम्परेचर लगता है उस पे कपड़े पे, तो का 100 डिग्री सेल्सियस का लगता है, उससे कम ही में ना उस पे लगता है। 100 डिग्री पर देखते हैं 40 डिग्री 35 डिग्री पहुंच जाता है तो अपन लगता है कि सगला पानी बाहर निकलिए है। तो ये तो इतना तो मानते हो कि अपन का जो एटमॉस्फेयर वाला टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता है, उससे कम ही रहता है, लेकिन फिर भी कपड़े सूख रहे हैं। मतलब जो कपड़े का जो पानी है वो क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो उसको मैं बॉइलिंग बोलूँगा क्या?
वो बॉइलिंग नहीं है, वो वेपराइजेशन है। जब गर्म करेंगे और गर्म करने पर हम अलग से ये जो टेम्परेचर दे रहे हैं उसको गर्म करने पर जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा पानी का, और फिर ये क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, ये है बॉइलिंग। ठीक है ना, उबालना उबालना जो खाना पानी जो बनाने बनाने वाले सिस्टम होता है वहाँ बॉइलिंग की प्रक्रिया चलती है, वहाँ वेपराइजेशन नहीं चलती है। ठीक है, ये अपन लोग करते हैं, गर्म करके टेम्परेचर बढ़ा के उसको इतना 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाते हैं तो वो गैस में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है। तो ये वाली प्रक्रिया क्या है, बॉइलिंग, ये फिक्स टेम्परेचर पर होगा, ये फिक्स होता है, मतलब फिक्स टेम्परेचर पर ही ये प्रक्रिया होगी। इसके लिए कोई आगे पीछे का टेम्परेचर नहीं है, मतलब अगर पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, बॉईल होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम टेम्परेचर पर। समझ गए। लेकिन अगर अपन वेपराइजेशन की प्रक्रिया बोलें तो जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है वो क्या हो जाए, अपने गैस फॉर्म में चला जाए, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये फिक्स टेम्परेचर पर होता है और इसके उस फिक्स टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। और अगर ये जो वेपराइजेशन वाली प्रक्रिया है इसका टेम्परेचर जो है वेपराइजेशन का बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, कम, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसको आप बॉइलिंग नहीं क्या बोलोगे, वेपराइजेशन। तो अपन की जो ये जितनी भी एटमॉस्फेरिक वाली जो घटना घटित होती हैं हमारे सामने, ये सूखने वाली जितनी भी प्रक्रिया चलती हैं वो सब वेपराइजेशन है। ठीक है ना, और जो खाना वाना पकाते हो, गर्म करके जो पानी को गर्म करते हो, खाना पकाते हो, वहाँ पे जो आप टेम्परेचर दे रहे हो वो 100 डिग्री सेल्सियस पा के फिर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग। वो प्रक्रिया बॉइलिंग कहलाएगी, उबलना। समझ गए, क्लियर। अगर मान लो ये जैसे ये है और इसको मैं खोल के क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है ना, तो जब ये अपने आप क्या होने लगी, इसको बाहर में ले जाके रख दूंगा ना, मान लो अगर एक दिन के लिए रख दूँ, इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा, बाहर अगर मैं लेके आके रख दूँ तो इसका पानी कम हो जाएगा। तो वो पानी जो कम हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वेपराइजेशन की वजह से। और मैं इसको बर्तन में ले जाके क्या करूँ, रख के फिर गर्म करूँ, अब बढ़ाऊँ टेम्परेचर फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दिया, उसमें जो हुआ है वो वेपराइजेशन नहीं, वो क्या है, बॉइलिंग की प्रक्रिया हो रही है। तो कुछ अंतर समझ में आया दोनों में, क्लियर हो गया। ये एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बस ये है कि इस बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होगा। समझ गए, ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है वो काफ़ी तेज होती है, बॉइलिंग वाली जो होती है, इसमें आप टेम्परेचर देते हो अचानक से बढ़ती, ये प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है, बहुत जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन वेपराइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो काफ़ी धीमी होती है। ठीक है, कपड़े वपड़े सुखाते तुरंत थोड़ी, धूप में डरते थोड़ी सुखा जाते हैं, बस एक धरे न, थोड़ी देर रुके न, चल लेके चले गए। वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, तो ये मेन अंतर है बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक है, पहला पढ़ लेना, वेपराइजेशन जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट फैक्ट खत्म। ठीक है ना, दूसरा फैक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद समझते हैं कि वो उस फैक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चाय तो पीते होगे, नहीं भी पीते होगे तो बोल देना हाँ पीते हैं, कभी तो पिए होगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि तुम कभी ना पिए हो। हाँ बस, तो कभी ना कभी ऐसी घटना तो देखे होगे कि कोई अपने कप की चाय जो है वो प्लेट में डाल के फिर पिया हो। क्यों, हे हे प्लेट कप की चाय प्लेट में डाल के उसको गर्म करने के लिए तुम, अच्छा तो ठंडा क्यों होता है, प्लेट में डाल देने से ठंडा क्यों होता है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बोलते जाओ। पहला पॉइंट तुम क्या बोल रहे हो, एरिया बढ़ गया, ठीक है ना भाई। जैसे ही आपने क्या किया था, जैसे ये कप है, इसको तुमने क्या किया, एक तो प्लेट में इसका डाल दिया, ठीक है ना। तो ये जो आप यहाँ पे देखो, इसका एरिया क्या है, जो जो बताते जा रहे हो वो सब ध्यान देते जाना। यहाँ पे जो सरफेस का जो है इसका वो कम है, और इस वाले में देखो, इसमें डाल दिए तो इसमें सरफेस क्या है उसका ज़्यादा हो गया। तो पहला तो ये किए कि जैसे ही आप क्या करते हो, इसका सरफेस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। यानी अगला फैक्ट जो अपन बात करें वो सरफेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, कि जो वेपराइजेशन है उसका सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, या सरफेस एरिया के कारण वेपराइजेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा फैक्ट अपना क्या है, सरफेस एरिया का, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो समझ गए कि सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो वो ठंडा हो रहा है। तो एक्चुअली में हो कैसे रहा है, ये क्या घटना घटित हो रही है, अमाउंट कम हो रहा है, किसका अमाउंट, जो का हाँ हाँ हाँ
टक्कर कम होगी सरफेस में, हाँ ठीक है वो भी चाहिए। और प्रेशर कम हो जाएगा, हाँ। और यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, हाँ ये ठीक किए। और कोई कुछ बता रहा है इसके बारे में? नहीं बता रहे, मेरे को ही बताना पड़ेगा। चलो देखो, सरफेस एरिया जब अपन क्या कर देते बढ़ा देते। अच्छा ये बताओ, इसमें भी वेपराइजेशन की ही कहानी है भाई। ये देखते होगे जब कप में रहता है, जब कप में चाय रहती है तो उसमें वेपराइजेशन थोड़ा सा क्या रहता है, मतलब हो रहा है मान लो। पर जैसे ही तुम इसको क्या करते हो, किसी प्लेट व्लेट में डालते हो, तो इसका वेपराइजेशन प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। कभी अगर नोटिस किए होगे तो। ठीक है, नहीं करे हो ये सब का पिया से, पिया से तो मतलब रहते हैं, पी के खत्म कर देते हैं। कहाँ से भाप निकली कब निकली पता ही नहीं चला। चलो समझो इसका। जब इसका क्या करते हो, देखो यहाँ पे सर्फ, ये तो क्लियर है ना, इसमें जो सरफेस एरिया अपन क्या करते हैं जब बढ़ा देते हैं ना, तो वेपराइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सरफेस का जब एरिया क्या होता है, लिक्विड के सरफेस का एरिया क्या हो जाता है, जब इंक्रीज हो जाता है, बढ़ा देते हो क्षेत्रफल, तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज हो जाती है, वेपराइजेशन ज़्यादा होने लगता है। अब उसका कारण क्या है, तो अब अभी पढ़े थे कि जो वेपराइजेशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो अपने सरफेस को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो सरफेस के पार्टिकल न छोड़ के बाहर जाते हैं। तो जब कम सरफेस होगा तो कम पार्टिकल बाहर जा पाएंगे। एनर्जी तो उतनी है ना दोनों में भाई, जितना गर्म यहाँ पे चाहे उतनी गर्म यहाँ पे भी है। इसको बस इसमें डाले आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है कि जब सरफेस कम है तो सरफेस में रहने वाले पार्टिकल की संख्या भी कम होगी, तो वेपराइज यहाँ पे कम पार्टिकल बाहर निकल पाएंगे। और जैसे इसको प्लेट में अपन क्या किए डालें, तो इसका सरफेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो पार्टिकल की संख्या भी तो बढ़ गई सरफेस पे, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। वेपराइजेशन की प्रक्रिया में कौन से पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं, सरफेस वाले। तो जब अपन सरफेस का एरिया बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो पार्टिकल की संख्या भी तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, वेपराइजेशन, मतलब ज्यादा मात्रा में पार्टिकल सरफेस को छोड़ के बाहर जाएंगे। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या बोलोगे, यहाँ पे ज्यादा वेपराइजेशन होगा। आया समझ में। और जितना ज्यादा वेपराइजेशन होगा, मतलब पार्टिकल जितना ज्यादा इसको छोड़ के बाहर जाएंगे गैस फॉर्म में, तो जब वो गैस फॉर्म में जाते हैं ना तो हीट लेके बाहर निकलते हैं। देखोगे जब पानी आप गर्म करते हो तो पानी, और जब वो वेपराइज होने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट जब उसको गर्म करते हो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जब पहुंच जाता है, उबलने लगता है जब, तो देखोगे कि उसका जो वेपर निकलता है वो ज़्यादा गर्म होता है पानी के कंपेरिजन में, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का टेम्परेचर रुक जाता है। उस वो पानी जो है वो उसका टेम्परेचर तब तक नहीं इंक्रीज होगा जब तक वो पूरा बॉयल नहीं हो जाता, जब तक पूरा वेपराइज नहीं हो जाता। तो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी देते हो उसको टेम्परेचर, वो कहाँ जा रहा है, वेपर में जाता है, भाप में। इसलिए पानी का भाप जो है वो पानी से ज़्यादा जलन होता है उसमें, ठीक है। तो ये जो वेपराइजेशन हो रहा है ना, तो वो जो पार्टिकल जो निकल रहे हैं बाहर, तो वो इसकी हीट लेके बाहर निकल रहे हैं। तो जैसे ये इसकी हीट लेके बाहर निकलेंगे तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आया समझ में। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से वेपराइजेशन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी एरिया बढ़ाने से। और जितना ज़्यादा वेपराइजेशन की प्रक्रिया होगी तो उसकी एनर्जी, क्योंकि सरफेस वाले के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई एनर्जी वाले तो क्या होते जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी। तो वेपराइजेशन की प्रक्रिया जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी। और आप, और वो चीज़ जो भी पदार्थ होगा जिसमें वेपराइजेशन की प्रक्रिया हो रही है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। कोई ऐसी घटना बता सकते हो वेपराइजेशन में जिसमें टेम्परेचर मतलब कम हो रहा हो, ठंडाहट हो रही हो, महसूस हो रही है, ऐसी कोई घटना, जो ऐसी कोई घटना बताओ जिसमें मतलब वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो, वाष्पीकरण, और उसमें उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो रहा हो, ठंडा हो रहा हो, टेम्परेचर कम हो रहा हो, ठंडाहट महसूस होती हो। नहीं समझ में। हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई घटना बताओ जिसमें, चलो पहले तो ये वाला बताओ कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर जो वेपराइजेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, इसकी कोई घटना बताओ, जनरल लाइफ की बताना, एकदम प्रोफेशनल वाली मत बताना। एक तो आपने चाय बता दी। क्या बता दिया, चाय वाला, हाँ ठीक है, एक ये हो गया। और कोई क्या ले सकते हैं, पोछा ओछा लगाते हो, पोछा लगाने में क्या करते हो, लौटते हो। एक्चुअली में पानी का सरफेस एरिया या बढ़ा रहे हो तुम लोग। और देखे होगे अगर पानी एक जगह पे रुका रहता है, जैसे अड़ा उड़ा जाता है, तो तुम लोग उसको पोछा लगा देते हो। पता नहीं लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक जगह पे पानी अगर रखा हुआ है ना,
तो वो बहुत जल्दी नहीं सूखेगा। अब उसी पानी को क्या कर दो, फैला दो पहले, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो, जल्दी सूख जाएगा। उसका कारण क्या है, एक जगह पे है तो सरफेस एरिया कम है। अब वेपराइजेशन तो सरफेस वाले पार्टिकल का होता है, तो सरफेस कम है तो कम पार्टिकल वेपराइज हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उस पानी को क्या कर दोगे, पूरे यार फैला दोगे, फैलाना नहीं, जाके ये वाला लॉजिक पोछे लगा लेना जाके, लेकिन बता आ रहा हूँ ठीक है, कि मतलब वेपराइजेशन की प्रक्रिया अगर बढ़ानी है तो क्या कर दो, पानी का एरिया क्या कर दो, बढ़ा दो। तो जब पानी का एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस में आने वाले पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब जितना पहले, जितने समय में पहले कम, जैसे दोनों के लिए सेम टाइम है, तो जैसे 1 सेकंड इसके लिए भी, 1 सेकंड इसके लिए भी है, यहाँ पे भी वेपराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे होगा, ये वाले में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा पार्टिकल बाहर जा पा रहे हैं, और उसका कम है तो उसमें से कम। समझ गए, तो जो पोछा ओछा वाला लॉजिक है ना, वो यहीं से आया। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। अब घर में जाके वो ना कर देना कि मम्मी को दिखाने के चक्कर में पानी पहले अड़ा दो मम्मी के पास, फिर जाके फैला दो, फिर मम्मी को बोले बस थोड़ी देर रुके रहना, अभी वेपराइज हो जाएगा मम्मी अपना अलग केस कर देगी। चलो, तो 2 पॉइंट तो अपने हो गए, पहला तो टेम्परेचर और दूसरा सरफेस एरिया, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वेपराइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ती है, और सरफेस एरिया बढ़ाने पर भी वेपराइजेशन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्यों होती है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, टक्कर ज़्यादा होता है उसकी वजह से। और सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से वेपराइज होने वाले पार्टिकल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सरफेस पर, उसकी वजह से। ठीक है, क्लियर। और जितना ज़्यादा वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा वो ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, क्योंकि वो अपने साथ हीट क्या होता जाता है, बाहर लेके निकलता जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ठंडे वाले का प्रोसेस और कोई एग्जांपल बता सकते हो, वेपराइजेशन के कारण जो ठंडाहक होता है, इसका कुछ एग्जांपल बताओ थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट का कहाँ पे यूज होता है, या कौन कौन सी ऐसी घटना है जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की वजह से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। इसमें फूड, हाँ ठीक है, गर्म है, वही वही वाला केस बता रहे हो, है ना। मतलब छोट का कटोरी में सब्जी लेगी, बड़े की कटोरी में सब्जी लेगी, और कि थाली में धर दे, तो थाली में फैला देते तो और जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, हाँ चलो वो हो गया। और कोई, एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने वाला केस हो गया। मैं खाली ये पूछ रहा हूँ, वेपराइजेशन की प्रक्रिया में ठंडा जो होता है, ठीक है ना, तो ठंडे वाली घटना जो होती है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। फ्रिज में, वो वेपराइजेशन वहाँ थोड़ी हो रहा है, हम वेपराइजेशन की घटना के कारण पूछ रहे हैं, वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण के कारण ठंडाहक वाला। समुद्र, समुद्र इतना बड़ा समुद्र यार, वो पता। अच्छा, मटका उटका देखे ना, मटके में जो पानी ठंडा ठंडा होता है, मटके में जो पानी ठंडा होता है वो यही, इसी की वजह से है, उसमें वेपराइजेशन ही होता है। मटके में क्या होता है कि जैसे जो मटका बना होता है ना, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी छोटे छोटे पोर होते हैं, मिट्टी का बनता है, तो वो मिट्टी में क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे, बहुत महीन महीन टाइप के क्या रहते हैं, इसमें छिद्र होती हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे पानी जब इसमें डालते हो, पानी भरते हो, तो यहाँ पे इधर सरफेस साइड जो पानी रहता है, पानी के पार्टिकल, ठीक है ना, तो वो इस पोर से क्या होते हैं, बाहर साइड आते हैं, इधर साइड, ये बाहर साइड, ठीक है, ये इधर साइड सरफेस में आ जाते। देखते हो जब पानी जब मटके में डालते हो, बाहर से अगर उसको धुलो नहीं, पहले मटके में पानी डाल दो, थोड़ी देर बाद मटका क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो वो हो क्या रहा है, क्योंकि पानी जो है वो रिस के बाहर आ रहा है, और जैसे वो रिस के बाहर सरफेस पर आएगा तो वो एटमॉस्फेरिक के संपर्क में आएगा, और जैसे उसका एटमॉस्फेयर का संपर्क बनेगा, टेम्परेचर वहाँ की इंक्रीज होगी, तो वो वेपराइज हो जाएगा, मतलब सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लगेंगे। और अभी बोला कि जब वेपराइज होता है तो अपने साथ हीट लेके बाहर निकलता है, तो जो उस पानी के अंदर की जो हीट होती है ना, वो उसको भी साथ में लेके बाहर निकलता है। तो इसलिए मटके का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो हीट क्या हो रहा है, वो जो पानी बाहर निकल रहा है वो अपने साथ साथ हीट लेके बाहर निकल रहा है, ऊष्मा। गर्म पानी, जैसे इसमें गर्म पानी डाले तो क्या, जैसे मान लो पानी डाले और वो जैसे गर्म है, तो जैसे ही सरफेस पे बाहर निकलेगा, पोर काफ़ी सारे पोर होने के कारण वो उस पोर से क्या होता है, बाहर सरफेस पे आने लगते हैं पानी। तो जैसे ही सरफेस पर पानी आता है सतह पे, तो एटमॉस्फेयर का संपर्क तो होगा ही होगा, तो उसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, या और भी कोई भी फैक्टर अप्लाई हो जाए, बस वो क्या है कि वो इस सरफेस को छोड़ के बाहर चला है, लिक्विड जो है वो अपने इस सरफेस को छोड़ के क्या हो जाए, बाहर चला है। तो जैसे ही लिक्विड अपने सरफेस को छोड़ के बाहर जाएगा, तो पानी के फॉर्म में ही तो जाएगा नहीं, गैस के फॉर्म में ना जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो लिक्विड है, ठीक है ना, और जब बाहर निकल रहा है तो किस फॉर्म में निकल रहा है, गैस फॉर्म में, बाहर निकल रहा है तो गैस फॉर्म में। तो अब इसको क्या 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिला है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ इसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर थोड़ी मिल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर पर ना, ये इसका जो टेम्परेचर है वो 100 से क्या है,
कम है, और उससे कम पर ये क्या हो जा रहा है, गैस फॉर्म में क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सी घटना घटित हो रही है, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण हो रहा है। इस घटना को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और जैसे ही वेपराइजेशन होगा तो वो जो गैस फॉर्म में पार्टिकल बाहर निकल रहा है, सरफेस से बाहर निकल रहा है ना, सरफेस वाले के पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो अपने साथ साथ एनर्जी भी बाहर लेके निकलेगा, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो जैसे जैसे पानी से वो बाहर मतलब एनर्जी लेके बाहर निकलता जाएगा, तो पानी क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाता है, समझ में आया, उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। और ये कंटिन्यू होता रहता है, जैसे ये सरफेस वाला आया वो उड़ गया, तो फिर जो इसके पीछे था वो आ जाएगा फिर सरफेस में, तो वो बाकी की हीट लेके बाहर आएगा। फिर जब ये सरफेस वाला जब ये टेम्परेचर बढ़ा उड़ा, तो जैसे बाहर वो छोड़ के गया, तो अंदर से फिर दूसरे पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, तो वो बाकी का हीट लेके फिर बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से करके मटके का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो केवल मटका नहीं, मतलब मिट्टी वाली जितने भी आप बर्तन वर्तन लेते हो, उसमें यही घटना घटित होती है, ठंडा करने के लिए। आया समझ में। और जो अपन लोग जैसे जो पसीना वसीना जो हम लोगों का जैसे मतलब जो जैसे आते हो क्या करते हो, पसीना वसीना काफ़ी, और जब आके पंखे के नीचे बैठते हो तो अचानक से जो ठंडाहट महसूस होती है, तो वो क्या होता है, जब वो हवा जो लगती है ना, तो उसकी वजह से वो जो पसीना था वो क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। और जब पसीना क्या होता है, वेपराइज होता है, तो पसीना जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, पता है, पसीना क्यों निकलता है, पहले तो ये बताओ, पसीना जो निकलता है वो निकलता क्यों है, क्या कारण है पसीने पसीने के निकलने का। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है ना, तब पसीना बाहर आता है। अब पसीना बाहर आने का कारण ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते तो पसीना नहीं आता है, जब आप कहीं ज़्यादा चल दो, मतलब ज़्यादा चल दो, दौड़ भाग कर दो, या धूप में चले जाओ, तो पसीना आने लगता है। तो उसका कारण ये है कि ज़्यादा चलने उलने, काम उम करने, धूप दौड़ भाग करने के कारण जो अपन पूरा जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो वो एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो पानी की मात्रा जो अपने बॉडी में है उसमें जो उनके पास हीट है, तो वो क्या हो जाए, बाहर निकलने लगे। तो वो पानी जो होते हैं ये इसमें अपने जो सेल्स होते हैं इसमें काफ़ी क्या होते हैं, पोर होते हैं काफ़ी छोटे छोटे, उसी पोर के मदद से वो पानी क्या होंगे, बाहर निकलेगा। वो पानी जो निकल रहा है उसी को जिसको पसीना बोलते हो, तो वो बाहर निकल रहा है ना, तो वो अपने साथ अंदर की गर्मी यानी हीट को लेके निकल रहा है। अब फिर जैसे ही इस पे हवा ववा लगती है, तो वो वेपराइज हो जाता है, सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लगता है। और जैसे ही वो सरफेस को बाहर छोड़ के बाहर जाएगा, तो तुम्हारे सरफेस से वो जो हीट था उसको लेके बाहर जाएगा। और जैसे ही तुम्हारी बॉडी से हीट बाहर निकलेगी, तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो अपने को क्या लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। तो ये जो ठंडाहक वाला कूलर वूलर के सामने और पंखा उंखा के सामने गर्मी में जो बैठते हो, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ पे भी वेपराइजेशन ही हो रहा है। वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थोड़ी पहुँचा है, कम ही ना है। और वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर तुम्हारा पसीना यानी पानी जो है वो क्या हो जा रहा है, वेपराइज हो रहा है, मतलब गैस फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सी घटना घटित हो रही है, वेपराइजेशन का। और जैसे जैसे जब वेपराइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो वो अपने साथ हीट लेके क्या होता है, बाहर निकलता है पार्टिकल। और जैसे ही वो अपने साथ हीट को लेके बाहर निकलेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब उसकी हीट निकालोगे, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, तो वो ठंडा हो जाएगा। समझ गए। तो ये सब जनरल लाइफ के एग्जाम्पल है वेपराइजेशन के। और ज़्यादातर ये जो अपने नेचुरल जो घटनाएं घटित होती हैं, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, पानी होने वाले का, वो ज़्यादातर वेपराइजेशन वाली ही है। बाकी वो जो अलग से जब आप गर्म करते हो और वेपराइज करते हो उसको, तो वो बॉइलिंग वाला है। बाकी ये सारी घटनाएं जो नेचुरली हो रही है वो सब कैसी हैं, वेपराइजेशन वाली घटनाएं। समझ गए, ठीक है ना। समुद्र वमुद्र वाले में भी जो होता है ना, वो भी वेपराइजेशन ही होता है, वहाँ बॉइलिंग ना हो रहा है, वहाँ पे भी। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए, टेम्परेचर और एरिया का वेपराइजेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट है, वेपराइजेशन में एयर की स्पीड का क्या प्रभाव पड़ेगा। वायु जो बहती है, हवाएं जो चलती हैं, उसका वेपराइजेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, वाष्पीकरण में, मतलब कि स्पीड ऑफ एयर। अभी यहाँ पे ये वेपराइजेशन लिख दे रहा हूँ, और यहाँ स्पीड ऑफ एयर लिख रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एयर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, तो वेपराइजेशन की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा होगी। मतलब मैं यहाँ पे एक बर्तन रख ले रहा हूँ, ये ले लो, और इसमें मैंने क्या कर दिया, मान लो पानी भर दिए, ये लो, ये लो। अब एयर की स्पीड अगर मान लो इसके सामने से काफ़ी तेज फ्लो होती है, तो बोल रहे वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, मतलब इसके पार्टिकल जो है वो छोड़ छोड़ के बाहर जाने लगेंगे सरफेस को। यही ना वेपराइजेशन का मतलब, क्या होता है वाष्पीकरण, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल हैं सरफेस वाले, वो अपने सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लग जाएँ, है ना, गैस फॉर्म में कन्वर्ट। तो जरा बताओ तो कैसे बता दिए, कौन सा तो लॉजिक लगा के बता दिए कि क्या क्या फिर से बोलो। हाँ हाँ, तो कैसे, वो तो टेम्परेचर वो तो कपड़ा वपड़ा तो हाँ सूखता है,
हवा में भी सूखता है, लेकिन वो जो सुखाने वाले के केस कर रहे थे तो वो मैं धूप में डाल रहा था। अभी मैं हवा, अभी हवा नहीं चल रहा है अपनी। सर हाँ, मान लीजिए तेज से हवा चल रही है। मान क्या लो, मैं हवा चला देता हूँ ना। ये हवा चलेगी ना पंखा जैसे नहीं, ये पानी देखो, ये साए साए ये हवा चल रही है। ये ये एयर है, मान लो अच्छी खासी तेज से हवा चल रही है इसके सामने। कोई अब फर्क बताओ नहीं क्या पड़ेगा होगा। उसमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है ये। लगाओ थोड़ा सा दिमाग कि आखिर ऐसा क्या होगा जब एयर इसके सामने से काफ़ी तेज़ी से फ्लो होगा, तो इसका वेपराइजेशन क्या है, बढ़ नहीं जाएगा। सर नहीं होगा। हम पूछ रहे हैं का प्रभाव पड़े, तो बोले हो वाले सर वो करिए। मतलब प्रभाव ही पड़ेगा कि इसका यूटिलाइजेशन बहुत मतलब धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं क्योंकि होगा एयर मतलब ना, स्पीड में। होगा ना मतलब। सर जब मैं बोली बिल्कुल नहीं होगा तो कहते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा सर। आपने पिछले साल जो पढ़ाया था पेन का पढ़ाया हाँ था, हाँ, तो उसमें जब आप तेजी से मान लीजिए गिलास छत का उड़ना वाला। तो गिलास में जब कागज टकरा हुआ हवा लगती है पार्टिकल्स ये हाई प्रेशर में रहते हैं और हाँ हाँ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ऊपर आ जाते हैं क्या पार्टिकल्स। वो बस बोल गलत दिए हो। ऊपर वाला जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ हाई प्रेशर नहीं, वहाँ लो प्रेशर होता है। जहाँ एयर की स्पीड ज़्यादा होती है ना, वहाँ लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें भी वही कहानियाँ हैं। जब इसमें बाकी बताने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं इसको बताने के, लेकिन मेन जो रीज़न वो यही है। देखो, इसको बाहर आने से कौन रोक रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन रोक रहा था? इसके पार्टिकल्स को बाहर आने में कौन रोक रहा था? जो ऊपर इसके सरफेस पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है वो रोक रहा है इसको। ये अब जब इससे अच्छी तेज़ी से यहाँ से हवा क्या होगी, फ्लो होगी। जब इसके आसपास से हवाएं काफ़ी तेज़ से बहेंगी तो वो इधर ऊपर का प्रेशर जो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देता है। और जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इसके पार्टिकल जो है जिसकी वजह से रुके हुए थे वो कम हो गया, तो ये इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बाहर आके निकलने लग जाएंगे। आए समझ में। इसके और भी काफ़ी सारे रीजन ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान लो कि इधर से जो भी पार्टिकल हैं, जब इसमें से हवाएं चलती हैं तो हवाओं हवाओं के कारण वो ज़्यादा पार्टिकल को अपने साथ लेके क्या हो जाता है, चला जाता है। तो वो भी बता देते हैं कि इसमें जो वेपराइजेशन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है। पर जैसे मान लो अगर इधर एयर नहीं फ्लो हो रहा है, हवा नहीं चल रही है, तो नॉर्मल अपना जो प्रोसेस हो रहा होगा वो होगा। लेकिन जब हवा चलेगी तो ये अपने साथ उस यहाँ के जो पार्टिकल होंगे उनको लेके चला जाएगा, तो इधर की जगह क्या हो जाएगी, खाली। तो ये और क्या हो जाएंगे, इस जगह पे आ सकते हैं। आया समझ में। बाकी मेन रीजन क्लियर हुआ। जब हवा काफ़ी तेज चलती है ना ऐसे, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊपर का प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम। तो इधर का लो प्रेशर हो गया। अब इसके कंपैरिजन में इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा, तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बाहर निकलने लगेंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। कोई डाउट? यानी एयर की स्पीड के क्या होता है, वेपराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब पंखा मतलब जो कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो एयर वगैरह का जो हवाएं जो चलती हैं तो वो जल्दी इसीलिए सूखता है। उसमें यही बोला जाता है कि जब हवाएं उससे टकराती हैं, चलती हैं, तो वो अपने साथ उसके पार्टिकल्स को क्या होता है, लेके बाहर निकल जाता है। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो हो नहीं रहा, हवाएं जो चल रही है, तो सीधी सी बात है कि वो लो टेम्परेचर पे है वहाँ पे। अब वो लो टेम्परेचर पर ही उसके सरफेस से उसके पार्टिकल को लेके क्या हो गया, वो बाहर निकल गया। मतलब वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो गई, वेपराइजेशन की। और स्पीड के कारण, एयर के कारण हुआ, तो एयर का स्पीड जितना ज़्यादा होगा, वायु का प्रवाह जितना ज़्यादा होगा, उसमें वेपराइजेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो समझ में आया क्या क्या रीजन है इसके। चलो, तो ये तो हो गया एयर की स्पीड वाला कहानी। अच्छा, ये फैक्ट बताओ, इसका ह्यूमिडिटी का कैसा होगा। ह्यूमिडिटी पढ़े थे ना, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का बताओ कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा वेपराइजेशन में। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? वेपराइजेशन जो है वो ह्यूमिडिटी के क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी वेपराइजेशन उतना कम होगा। क्या कारण है? क्योंकि वो वेपराइज नहीं हो पाएगा। वह तो पूछ रहे हैं क्या कारण है। क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में वैसे भी वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो बाहर निकलेंगे तो फिर उनको जगह नहीं मिलेगी हाँ, एब्जॉर्ब होने की। मतलब ह्यूमिडिटी मतलब ये होता है एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मतलब कि वेपर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा हो जाएगी ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता क्या हो जाएगी, अगर बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में पानी के मतलब जो वाटर वेपर होते हैं, यानी कि जल वाष्प जो होती है, उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब एटमॉस्फेयर में जल के भाप यानी वाष्प या वेपर के पार्टिकल की संख्या अगर बढ़ेगी, तो वो सारा जगह क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो फिर ये एक्स्ट्रा जाने के लिए उनके पास अगर जगह कहाँ है, नहीं बचेगी, तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर अगर जाएंगे तो उनको वहाँ पे जगह भी मिलनी चाहिए बाहर आने के लिए। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेयर का संपर्क तो पूरे हार है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से गैस करके ऊपर से है। भाई ऑब्जेक्ट जितने हैं हर जगह पे एयर है। मतलब इसके सरफेस में भी एयर का संपर्क है। इसके जस्ट ऊपर, जैसे ये इसका जो सरफेस है, इसके इस सरफेस के नीचे लिक्विड है और इस सरफेस के ऊपर एयर है। मतलब इसके सरफेस के पास से ही एटमॉस्फेयर का संपर्क चालू हो गया।
तो उसके सरफेस के पास से ही आपको एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर यानी जल वाष्प मिलना चालू हो जाएगा। तो जब वो पहले से ही इस जगह पर पहले से ही जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो ये कहाँ से बाहर निकल पाएगा? समझ गए? यानी ह्यूमिडिटी के कैसे हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट बताओ इसका, नेचर का। जो अपने पास लिक्विड है उसके नेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वेपराइजेशन में, यानी कि जो जिस जिस भी लिक्विड यानी द्रव का हम क्या बात कर रहे हैं, वेपराइजेशन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उसकी प्रकृति का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नेचर मतलब समझ रहे हो, मतलब उनके पार्टिकल्स जो हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके का बॉन्ड वगैरह है, मतलब कैसा बॉन्ड वॉन्ड है, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं तो कम वेपराइज। हाँ ठीक है, बॉन्ड जो होता है मतलब भाई इसको क्या करना होता है, वेपराइजेशन में क्या होना होता है, सरफेस के पार्टिकल्स को छोड़ के बाहर जाना होता है। अब वो सरफेस के पार्टिकल अगर मान लो इनके लिक्विड ऐसा आप ले रखे हो जिनके पार्टिकल्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो सरफेस को छोड़ के जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को क्या करके रखे हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है ना, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इसका, मतलब नेचर से रिलेटेड, कि पूछा जाता है पानी और एल्कोहल में कौन ज़्यादा वेपराइज होता है? वो तो हवा में भी हो जाता है। नहीं सॉरी, पानी पानी एल्कोहल ही होता है। क्योंकि सैनिटाइजर में होता है। एल्कोहल जो होता है पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा वेपराइज होता है। ठीक है, कारण ये है कि जो पानी होता है ना उसमें ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं पानी में, और जो एल्कोहल होता है उसमें कम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पानी वाला जो होता है उसका वेपराइजेशन एल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो नेचर का अगर बात करें तो नेचर में क्या बताया जाता है, बॉन्डिंग बताई जाएगी, वही इंटरएक्शन फोर्स। ठीक है ना, यानी कि वेपराइजेशन की प्रक्रिया इंटरएक्शन फोर्स के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अंतर आणविक बल जितना ज़्यादा होगा उसमें वेपराइजेशन उतना कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो पानी और एल्कोहल का एग्जाम्पल पूछते हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो ये पानी और C2H5OH एल्कोहल। तो पानी और एल्कोहल में किस में वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, एल्कोहल में, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या जो होती है वो क्या होती है, पानी के पार्टिकल्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एक H2 और दूसरे H2O में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। ये जैसे मान लो ये पानी, अगर इसको मिटा देता हूँ, देखो ये पानी का पार्टिकल, जैसे ये मान लो लिए एक पार्टिकल मैंने ये पकड़ा, ठीक है ना, समझना, पानी के पार्टिकल ऐसे आसपास और लगा दे रहा हूँ, ये ले, ये देखो ये, और एक मान लो ये अपन लगा दे रहे हैं, ये चारों तरफ अपन पानी के पार्टिकल ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे ये है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। ऐसे इधर साइड से भी अगर कोई मान लो पानी के पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे मान लो ये एच, तो इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना, इधर साइड पानी के पार्टिकल अगर आ जाते हैं ऐसे OH, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप एक पार्टिकल देखोगे ना इसके, तो एक पार्टिकल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। ये इसका एक पानी का पार्टिकल, ये वाला बीच वाला पकड़ो, ऐसे करके बनाते जाओगे तो काफ़ी बनेंगे, लेकिन एक पार्टिकल को आप पकड़ के देखोगे तो वो अपने चारों तरफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, और जो एल्कोहल की अगर बात करूँ, C2H5OH की अगर बात करूँ, ये तो C2H5OH, तो ये केवल एक ही बॉन्ड बना पाता है, ये इसके बीच में और उसके बीच में। समझ गए, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड ही रहता है इसमें। और इस वाले में एक ठो के बीच एक अकेला पार्टिकल 4 बना रहा है, तो ऐसे हर पार्टिकल के 4 4 बनेंगे, तो कितने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए इसके कंपैरिजन में। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है कि नहीं है, तो इसका इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होगा कि इसका होगा, पानी वाले का ना। तो इसका मतलब वेपराइजेशन इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। मतलब दोनों का अगर अपन सेम टेम्परेचर दें और उस टेम्परेचर पर देखें कि किसका वेपराइजेशन, कौन सा वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो जिसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरएक्शन फोर्स, अंतर आणविक बल कम होगा, वो जल्दी टूटेगा। वो क्या होगा, जल्दी टूटेगा, और वो जल्दी जल्दी क्या होंगे, बाहर निकलेंगे सरफेस को छोड़ के। और इसमें इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए पहले बहुत काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेचर में के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरएक्शन फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंतर आणविक बल जितना ज़्यादा होगा उसका वेपराइजेशन उतना कम। कारण समझ गए ना? ठीक है।